आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4.215 ग्राम ऑफ ए मेटेलिक कार्बोनेट वाज हीटेड इन ए हार्ड ग्लास ट्यूब। क्या कह रहा है कि 4.215 ग्राम मेटेलिक कार्बोनेट है। कोई आपको मेटेलिक कार्बोनेट दिया गया है और ये कितना दिया है 4.215 ग्राम, ठीक है। उसको हीट किया गया, तो जब हीट किया गया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा और प्लस CO2 गैस को इवॉल्व करेगा। CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। कह रहा है एंड द CO2 इवॉल्व वॉज फाउंड टू मेजर 1336 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि जो CO2 निकली है उसका वॉल्यूम जो इन्होंने लिया है, वो वॉल्यूम जो लिया है वो कितना लिया है, मिला है इनको, तो 1336 ml मिला है। टेम्परेचर जो था उस टाइम पे वो 27 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 27 + 273 यानी कि 300 केल्विन उस समय टेम्परेचर था। और प्रेशर जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया है 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि ये हो जाएगा 700/760 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आपसे कह रहा है कि इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है। ज़रा फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, स्कीमेटिक मैंने बना दिया है, समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि एक मेटेलिक कार्बोनेट था जिसका वेट लिया गया 4.215 ग्राम और उसको हीट किया गया। हीट करने पर जो CO2 मिलती है उसका वॉल्यूम जो मिलता है वो 1336 ml मिलता है। टेम्परेचर उस समय जो था वो 300 केल्विन था और जो प्रेशर था वो 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको इस मेटेलिक कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए, अगर हमको इस मेटेलिक कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो हम फिर उससे एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर लेंगे, किसका, मेटल का। और फिर मेटल की वैलेंसी से डिवाइड करके, मेटल की वैलेंसी से हम इसको डिवाइड करके, जिसको हम एन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक वेट को इसके एन फैक्टर से डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट वेट ले आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है कि मेटेलिक कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। उससे क्या होगा, मेटल जो होगा उसमें हम कार्बोनेट को माइनस कर देंगे, कार्बोनेट को माइनस किया तो मेटल बचा, मेटल का हमको एटॉमिक वेट पता चल गया कि क्या आएगा। फिर मेटल का फार्मूला जो था उससे उसकी वैलेंसी हमको पता चल गई। और मान लीजिए कि यहाँ पे फार्मूला गिवन नहीं है तो मैं अब आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वो ट्रिक भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर हम कर देंगे तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा, ठीक। अब मुद्दा ये आ रहा है कि हम मॉलिक्यूलर वेट सर कैसे कैलकुलेट करें। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपको दी जाती है और उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है, उसमें कोई गैस निकल रही है, तो इस गैस के वॉल्यूम को हम NTP पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर इसी कंडीशन में हम NTP से कंपेयर करें, ठीक है ना, तो कितना इस गैस का वॉल्यूम आएगा। फिर हम ये कहते हैं कि भाई गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो जो 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल गैस, ठीक है ना। तो देन इतने लीटर अगर गैस होगा तो कितना होगा, कितना आएगा, तो जितना आएगा वो उसके 1 मोल का वेट आएगा। और 1 मोल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, उससे हम यहाँ पर इसको पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं और उस हिसाब से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने करा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP। तो देखो P1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पर 700/760 एटमॉस्फेयर। V1 की वैल्यू दे रहा है 1336 ml और T1 की वैल्यू है 300 केल्विन। NTP पे कंडीशन अगर हम देखें तो जो प्रेशर आता है वो कितना आता है, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम V2 हमको पता करना है और टेम्परेचर T2 जो होता है वो 273 केल्विन होता है। हमने क्या किया, इक्वेशन लगा दी।
कौन सी, P1V1/T1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, P2V2/T2। ठीक है ना। चलो भैया वैल्यू को रखो, तो P1 की वैल्यू कितनी है 700/760 इंटू V1 कितना है 1336 इंटू T1 कितना है 300 इक्वल टू P2 कितना है 1 है, V2 क्या है कैलकुलेट करना है, T2 कितना है 273 है। चलो भाई V2 कैलकुलेट करो, तो V2 आ जाएगा तुम्हारा 700 इंटू 1336 इंटू 273, भाई ये इधर चला जाएगा, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 760 इंटू क्या हो जाएगा 300। इसको जब हम सॉल्व करके लाते हैं तो V2 की वैल्यू जो आती है 1119.7 ml आती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इतने ml CO2 जो है वो हमको मिलेगी कहाँ पर, NTP पर। इतने ml CO2 जो होगी वो हमको NTP पर मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर इन कंडीशंस को हम NTP पे कंपेयर करें तो इतने ml हमको जो है वो CO2 NTP पे मिल जाएगी। अब हम उससे क्या करेंगे, इस मेटालिक कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट पता कर लेंगे इसको कंपेयर करके। कैसे, हमने कहा भाई ये जो CO2 हमको मिली है वो एक्चुअल में तो 4.215 ग्राम से ही मिली है ना भाई। देखना 4.215 ग्राम को हमने हीट किया था तो हमको ये कंडीशन मिल गई थी CO2 की। इस कंडीशन को हमने NTP पे कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करने पर मुझे ये वॉल्यूम मिल गया। तो किससे मिला, कितने ग्राम से मिल रहा, इतने ही ग्राम से मिल रहा। तो हमने कहा भैया कि 1119.7 ml CO2 इज फॉर्म एट NTP by 4.215 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट। अभी हम इसको MCO3 ले रहे हैं, हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता है बट मैंने ऐसे लिख दिया है MCO3। ठीक है ना। आप चाहो तो मेटल कार्बोनेट लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेटल कार्बोनेट इसीलिए लिखा था। ठीक, देयरफॉर हम कंपेयर इसको कर दे रहे 22,400 से। 22,400 ml अगर अब मेरे को CO2 मिलती तो कितना मिलता, तो 4.215 इंटू 22,400 डिवाइड बाई हो जाएगा क्या 1119.7। ठीक है ना। और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये वैल्यू आती है 84.32 ग्राम। इसका मतलब ये हो जाएगा 84.32 ग्राम आपको मेटल कार्बोनेट मिलेगा। 84.32 ग्राम है क्या भाई, ये 1 मोल का वॉल्यूम था 22,400। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया हमको। बस वही ना, 1 मोल का वॉल्यूम इतना है तो 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट। भाई आपको समझ में आ रहा है ना, मोल जो होता है ये इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कर दो तो वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी 1 मोल का वेट जो होगा मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू 84 पॉइंट कितना आ रहा है 32 आ रहा है। सही। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें मेटल का पता चलना चाहिए कि n फैक्टर कितना है, यानी कि मेटल की वैलेंसी कितनी है। मान लेते हैं हम यहाँ पर 2-3 केस लेंगे, उस केस से ही आप समझ जाएंगे। मैंने केस 1 लिया, मैंने कहा भाई कि वैलेंसी ऑफ मेटल जो है वो क्या है 1 है, यानी कि मेटल जो होगा M+ के फॉर्म में रहेगा। अगर मेटल M+ के फॉर्म में है और कार्बोनेट पे क्या चार्ज होता है CO3 2-, इसका मतलब मेटल का फॉर्मूला हो गया क्या M2CO3 हो गया। मेटल कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो M2CO3 हो गया मेटल का फॉर्मूला। तो चलो भैया अगर मैं इसका वेट ले लूँ तो 2 इंटू मेटल का एटॉमिक वेट प्लस कार्बन का वेट 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का वेट 16, यानी ये हो जाएगा 2M + 60 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये वेट कितना आ रहा है, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 84.32। ठीक है ना। तो मैंने कहा इसका मतलब 2M = 84.32 - 60 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई 24.32। ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई M कितना आएगा, तो तुमने बोला कि सर 24.32 डिवाइड बाई 2, यानी ये 12.16 आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेटल का जो एटॉमिक वेट आ रहा है, इस मेटल का जो एटॉमिक वेट आ रहा है वो 12.16 ग्राम आ रहा है। मैंने कहा चलो अच्छा ऐसा करो, इसका इक्विवेलेंट वेट ले लो। तो तुमने कहा सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो होता है वो होता है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल और डिवाइड बाई एन फैक्टर। एटॉमिक वेट कितना है 12.16, एन फैक्टर 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू 12.16 आ जाएगी। तो चलो भैया 12.16 ग्राम आ गई, ये पहला केस मेरा हो गया। मान लो कि मैंने कहा कि नहीं, मेटल जो था वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि वैलेंसी ऑफ मेटल जो है वो क्या है 2 है, यानी मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो CO3 पे तो 2 माइनस होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेटल का वेट जो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला आएगा वो आएगा MCO3। ठीक है भाई, चलो जरा इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। तो ये M प्लस क्या हो जाएगा CO3 का, अभी हमने कितना कैलकुलेट किया 60, CO3 का कितना कैलकुलेट किया 60, तो M प्लस 60 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, तो ये 84.32 आ रहा है, तो 84.32 इक्वल टू M प्लस 60। ठीक है ना, तो M इक्वल टू हो जाएगा 84.32 माइनस 60, यानी ये 24.32 आ गया। यानी यहाँ पर मेटल का जो एटॉमिक वेट आ रहा है वो 24.32 आ रहा है। मैंने कहा भैया इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट बाई क्या होगा एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका कितना है 2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24.32 बाई 2, यानी ये वैल्यू आ गई 12.16, यानी यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये होगा कि मेटल की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे +1 माने चाहे +2 माने, हमें इक्विवेलेंट वेट जो मिलता है वो सेम मिलता है। लेकिन फिर एक और पंगा है, क्या केस थर्ड भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, बट वो केस जो होगा वो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि वैलेंसी जो है ऑफ मेटल जो है वो 3 है। यहाँ पर वैलेंसी ऑफ मेटल 1 थी, तो जैसे आपने क्या बोला था कि Na2CO3 हो सकता है सर। यहाँ पर वैलेंसी 2 थी, तो मान लीजिए आपने कहा नहीं सर MgCO3 हो सकता है। यहाँ पर वैलेंसी 3 है, तो ये हो सकता है Al2CO3 होल थ्राइस। मेटल की वैलेंसी कितनी है 3 है, तो भाई कार्बोनेट की कितनी 2 है, तो क्रिस क्रॉस लगा देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा Al2CO3 होल थ्राइस। देखना जरा, मेटल की वैलेंसी कितनी है 3 है और कार्बोनेट की कितनी है 2 है, तो 3 ये 2 ये, तो क्रिस क्रॉस लग गया। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया Al2CO3 होल थ्राइस। क्या ये हो सकता है, चलो भाई चेक कर लें। अच्छा, मैंने कहा भाई मेटल क्या हो गया, तुमने कहा सर M2CO3 होल थ्राइस हो गया। चलो भाई इसको देखो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू मेटल का एटॉमिक वेट प्लस कार्बोनेट का अभी हमने कैलकुलेट किया 60 आ गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट अभी कितना आ रहा था, तो 84.32 इक्वल टू हो जाएगा 2M प्लस हो जाएगा 180। तो 2M की वैल्यू अगर आप देखो तो निगेटिव आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2M की वैल्यू निगेटिव, यानी क्या आएगा 84.32 माइनस 180। ये वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है 84.32 माइनस 180, तो माइनस में वैल्यू आ रही है। एटॉमिक वेट कभी माइनस में नहीं आता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये केस जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे +1 हो और चाहे +2 हो, मेटल का इक्विवेलेंट वेट दोनों ही केस में सेम आएगा, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5.5 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ FeSO4.7H2O एंड Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O requires 5.4 ml of 0.1 normal KMnO4 solution for the complete oxidation। ठीक है भाई, क्या क्या आ रहा है भाई, जरा समझो एक मिनट के लिए। तुम्हें क्या किया गया है, एक मिक्सचर दिया गया किसका, FeSO4.7H2O का और Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O का। ठीक, कितना था, ये 5.5 ग्राम था। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपने इसको x ग्राम मान लिया तो इसका मतलब ये कि 5.5 माइनस x ग्राम जो था वो आपका ये रहा होगा। ठीक, अब कह रहा है कि रिक्वायर्स 5.4 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर KMnO4 के साथ
इसने रिएक्शन की। KMnO4 कितना लिया तुमने 5.4 ml और कितना 0.1 नॉर्मल का। अच्छा, तो अब जरा एक बात बताओ, कह रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। KMnO4 तुमको एक बात मालूम है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये कि ये भाई ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। आयरन की जरा ऑक्सीडेशन नंबर सोचो कितनी होती है, तो आयरन की +2 होती है और आयरन की कितनी होती है +3 होती है। क्या +3 से ऊपर होती है? नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आयरन, ये जो है, ये कंपाउंड जो कि कैसा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। काहे लिए? क्योंकि भाई पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सीधा का सीधा ऐसे ही पहुंच जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O। तो क्या होगा? तो ये जो फेरस सल्फेट है ये चेंज हो जाएगा किसमें? फेरिक सल्फेट में। ये चेंज हो जाएगा किसमें? फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। मतलब कि फेरस सल्फेट की रिएक्शन जो होगी वो KMnO4 के साथ में एक्चुअल में होगी, और यानी कि ये जो लग रहा है वो फेरस सल्फेट के लिए लग रहा है और ये फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट इन द मिक्सचर। ये जो मिक्सचर आपने लिया था इसमें इस फेरिक सल्फेट के ग्राम मोल बताने हैं, कुल मिला के मोल बताने हैं। ये जो आपने फेरिक सल्फेट लिया था इसमें आपको इसके ग्राम मोल या कुल मिला के मोल बताने हैं। क्वेश्चन जरा सामने एक बार फिर से देखो। तुम्हें क्या किया गया कि 5.5 ग्राम एक मिक्सचर दिया गया जो कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का था, दोनों हाइड्रेटेड है, ठीक है ना। अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 5.4 ml 0.1 नॉर्मल KMnO4 यूज किया गया। मतलब तुमको समझ में आ गया कि ये जो KMnO4 है वो फेरस को फेरिक में बदलेगा, फेरिक पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि जो मिक्सचर दिया गया है उसमें हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट का ग्राम मोल कितना होगा, यानी उसके मोल हमें पता करने हैं। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मेरे को x की वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि इस 5.5 ग्राम में कितना ये है। बात समझ में आई ना। मुझे अगर यहाँ पर x की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो 5.5 ग्राम सैंपल लिया था उसमें फेरिक कितना है, इतना। भाई इसका वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ जाएंगे। भाई इसका वेट ले लें बाई मॉलिक्यूलर वेट तो मोल आ जाएंगे। यानी कि कुल मेरा टारगेट मिला के क्या है कि x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है। जब भी आपको पता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उस समय हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4.7H2O इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है ना, का लिए फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। जो इक्विवेलेंट FeSO4.7H2O के हैं वही इक्विवेलेंट KMnO4 के होंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट को हम वेट से भी कैलकुलेट करते हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और हम उसको नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से भी कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो तो KMnO4 का क्या दिया है, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो हम इक्विवेलेंट को यहाँ पर कर देंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी कितनी दी गई है, तो नॉर्मलिटी इसकी 0.1 है, वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा, तो 5.4 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। भाई मेरे पास 5.4 ml है ना, इसको हमने लीटर में बदल दिया तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर भाई हम वेट बाई इक्विवेलेंट वेट लगा देंगे, यहाँ पर हम वेट बाई इक्विवेलेंट वेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर वेट इसका गिवन है 5.5 माइनस एक्स। तो भाई ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस एक्स, और बाई क्या करेंगे हम इसका इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट लो। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4.7H2O, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आयरन का वेट, आयरन का एटॉमिक वेट कितना है 56, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, 4 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस वाटर कितने हैं 7, तो वाटर का 7 इंटू 18 हो जाएगा।
देखो आयरन का कितना होता है एटॉमिक वेट, तो 56 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 है, तो 4 × 16 हो जाएगा। वाटर का ऐड करो तो 16 + 2 यानी 18 हो जाएगा, तो 7 × 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये आएगी 278, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 278 ग्राम पर मोल आता है। बट आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। तो आपको याद आ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, ठीक है ना, n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, आयरन की +2 आ रही है, यानी इसका n फैक्टर कितना है, 2 है। n फैक्टर कितना है, 2 है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना, 278 बाई कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 139 आ जाएगी। यानी कि तुमको फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट मिला वो कितना मिला, 139। तो चलो भाई इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5 - x बाई कितना हो जाएगा 139 इक्वल टू ये वाला जरा सोचो तो कितना 0.54 × 10⁻³ ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5x इक्वल टू हो जाएगा 0.54 × 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 139 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब हम x की वैल्यू को फाइंड करके लाएंगे तो ये वैल्यू आती है 5.425 ग्राम। ये वैल्यू आती है कितनी, 5.425 ग्राम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका वेट हमको पता चल गया 5.425 ग्राम, यानी 5.5 ग्राम में जो फेरिक सल्फेट था वो 5.425 ग्राम है। इसका वेट पता चल गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। हमने लिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O। तो देखो आयरन का 2 × 56 हो गया, प्लस सल्फ़र कितने हैं यहाँ पर, तो सल्फ़र देखो 3 है, तो ये जाएगा 3 × 32, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, तो 12 है, तो 12 × 16 प्लस 9 वाटर कितने हैं, 9 है, तो 9 × 18 और ये वैल्यू कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये वैल्यू 562 ग्राम पर मोल आती है। वेट ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट मिल गया हमको 5.425 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट मिल गया 562 ग्राम। तो देयरफॉर मोल इक्वल टू क्या होगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट बोलो भैया कितना, तो वेट जो है वो 5.425 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना, तो 562, ठीक है ना। अब ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 9.6 × 10⁻³ मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ग्राम मोल आपको मिलेंगे, मोल कह लो या ग्राम मोल कह लो, ठीक है, वो आपको हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट के 9.6 × 10⁻³ मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इग्नाइटिंग MnO2 कन्वर्ट इट्स क्वांटिटेटिवली टू Mn3O4। आपसे कह रहा है कि MnO2 को जब हमने इग्नाइट किया यानी उसको बर्न किया तो बर्न करने पर वो Mn3O4 में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम साथ साथ लिखते चलते हैं। यानी क्या हो रहा है कि MnO2 को आपने एयर में हीट किया और हीट करने पर वो चेंज हो गया Mn3O4 में, ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि a sample of pyrolusite is of the following composition: MnO2 80% है, SiO2 एंड अदर इम्प्योरिटीज़ 15% है, एंड रेस्ट विंग जो है वो वाटर है। आपको क्या किया गया, एक पायरोलुसाइड का सैंपल दिया गया और उस सैंपल में MnO2 जो था वो कितना था, 80% है। इसके अलावा सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी जो दी गई है वो दी गई है 15% और रेस्ट वाटर। इसका मतलब वाटर कितना होगा, तो वाटर आपको समझ में आ रहा है कि टोटल आप सम करेंगे तो 80% है प्लस 15% 95%, यानी वाटर कितना बचा होगा, तो 5%, यानी कि 5% यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है।
कह रहा है कि द सैंपल इज इग्नाइटेड इन द एयर टू ए कांस्टेंट वेट। अब इस सैंपल को क्या किया गया, एयर में इग्नाइट किया गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब एयर में इग्नाइट करेंगे तो जितना MnO2 है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा Mn3O4 में, क्योंकि पहली कंडीशन इन्होंने दे दी कि MnO2 जो है वो चेंज होता है किसमें, Mn3O4 में। उसके बाद में सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी, तो देखिए सिलिका के ऊपर जो होगा वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी जैसी है वो उतनी की उतनी रहेगी 15%, बट वाटर जो था वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो वाटर यहाँ पर कम हो जाएगा, तो 5% वाटर जो होगा वो वेपर के रूप में कम हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Mn इन द इग्नाइटेड सैंपल। ये जो इग्नाइटेड सैंपल आपको मिला है, ये जो बर्न होने के बाद सैंपल आपको मिला है, इस सैंपल में Mn का परसेंटेज कितना है ये आपको पता करना है। जरा एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, फिर मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जरा सामने देखना, कह रहा है कि इग्नाइटिंग MnO2 कन्वर्ट इट्स क्वांटिटेटिवली टू Mn3O4, यानी कि MnO2 को जब हम एयर में हीट करते हैं तो वो क्या करता है, Mn3O4 बना देता है। A sample of pyrolusite is of the following composition: MnO2 80%, SiO2 and other impurities 15% and rest being water। मतलब MnO2 इसमें 80% दिया है, सिलिका जो है 15% दिया है और वाटर 5% दिया है, किसमें, पायरोलुसाइड के सैंपल में। यहाँ पर आप एक बात और भी कर सकते हैं, आप कह दें कि भाई जो सैंपल का वेट है, लेट वेट ऑफ सैंपल इक्वल टू 100 ग्राम, तो क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ MnO2 कितना हो जाएगा, 80 ग्राम, 80% है, एंड वेट ऑफ सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी कितना हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा, एंड वेट ऑफ वाटर जो होगा ये कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपने जानकारी ले ली। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि इसको जब हीट किया गया तो हीट करने पर Mn3O4 आपको समझ में आ रहा बना ही होगा, सिलिका अदर इम्प्योरिटी बची होगी, यानी कितना, ये 15 ग्राम तो फिक्स होगा। अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि इस 80 ग्राम MnO2 से कितने ग्राम ये बना होगा Mn3O4। ठीक है ना। सपोज कर लो कि इसका x ग्राम ये बना होगा, मान लो कि x ग्राम बना होगा, इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस x ग्राम में Mn कितना है, Mn जो होगा वो कितना है, जितना Mn होगा उसको इस सैंपल के वेट, भाई सैंपल का वेट जो होगा वो x ग्राम तो Mn3O4 होगा और 15 ग्राम सिलिका होगा, बस केवल सैंपल में 5 ग्राम जो होगा वो H2O ही कम हुआ है ना, H2O जो है वो वेपर के रूप में निकल गया ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि Mn3O4 और सिलिका बचा हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई Mn3O4 इस 80 ग्राम MnO2 से कितना Mn3O4 बना। सही है। उस Mn3O4 में Mn कितना है ये भी पता कर लेंगे। अब इस सैंपल में हमको बताना है, इग्नाइटेड सैंपल में हमको Mn का परसेंटेज बताना है, मतलब Mn का वेट बाई इग्नाइटेड सैंपल का वेट। इग्नाइटेड सैंपल का वेट क्या क्या होगा, Mn3O4 का वेट प्लस सिलिका का वेट, ठीक, इंटू 100 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अभी चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या है, हमने कंसीडर कर लिया कि जो सैंपल का वेट है वो कितना है, 100 ग्राम है, और उस हिसाब से 80% MnO2 है तो 80 ग्राम MnO2 हो गया, 15% सिलिका है, 15 ग्राम सिलिका हो गया, और 5% जो है वो वाटर है और ये 5 ग्राम हो जाएगा। चलो ठीक है। अब जरा एक बात देखो कि अगर आप MnO2 से अगर आप Mn3O4 बनाते हो तो आपको कितने MnO2 चाहिए, तो भाई यहाँ पर 3 Mn है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 MnO2 आपको चाहिए होगी। अगर रिएक्शन को मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 3 MnO2 यानी 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक O2 ये निकल जाएगा। हालांकि इस O2 से हमको कोई मतलब नहीं है, काहे लिए कि क्वेश्चन में इस ऑक्सीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो जो भी नहीं डेटा दिया जाता है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें बात करनी है किसकी, MnO2 की, Mn3O4 की, इनकी ही बात करनी है, सिलिका की। जो डेटा हमें गिवन है, जो डेटा नहीं दिया गया उससे मतलब नहीं। बट यहाँ पर आपको 3 MnO2 चाहिए होंगे, क्यों, क्योंकि आप Mn3O4 बना रहे हो, Mn कितने, 3 चाहिए तो 3। तो चलो इसका वेट ले लेते हैं, तो वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा, तो 3 इंटू, अब देखिए Mn जो होता है ऐसे तो हम इसका 55 लिखते हैं, बट यहाँ पर आप देख लो कि इन्होंने वैल्यू दे रखी है कितनी, 54.9।
तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर डेटा दिया जाता है तो फिर हम अपने मन से डेटा नहीं रखते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डेटा रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Mn का कितना वेट है, एटॉमिक वेट 54.9 है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है 2 × 16 है, और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 260.7 ग्राम। ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो होगी वो 260.7 ग्राम आएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। Mn3O4 का कैलकुलेशन कर लें तो Mn कितने हैं 3 हैं, तो 3 × 54.9 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 4 × 16 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो 228.7 ग्राम जो होगा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास 260.7 ग्राम MnO2 से 228.7 ग्राम Mn3O4 बनेगा। ठीक है ना। अगर मेरे पास ये 100% MnO2 होता तो 260.7 ग्राम MnO2 से मुझे 228.7 ग्राम Mn3O4 मिलता, बट मुझे तो 80% MnO2 दिया है, यानी 80 ग्राम से कितना बनेगा ये अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया और हमने बोला कि भाई सिंस 260.7 ग्राम MnO2 फॉर्म 228.7 ग्राम Mn3O4, therefore 80 ग्राम MnO2, तो ये हो जाएगा 228.7 इंटू हो जाएगा 80 और बाई कितना हो जाएगा 260.7 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करके लाते हैं तो ये वैल्यू आती है 70.1 ग्राम Mn3O4। तो हमको ये पता चल गया कि अगर मेरे पास 80 ग्राम जो था MnO2 था उससे मुझे 70.1 ग्राम Mn3O4 मिल जाएगा। अब इस 70.1 ग्राम Mn3O4 में कितना Mn होगा, इसका मतलब यहाँ पर हमने X की वैल्यू निकाल ली 70.1 ग्राम। अब इसमें कितना Mn होगा ये हमको यहाँ पर पता करना पड़ेगा, और उस Mn को करने के बाद फिर हम सैंपल का वेट लेंगे। तो चलिए सैंपल का वेट पहले ही ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 70.1 ग्राम तो Mn3O4 है और 15 ग्राम आपका सिलिका है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ इग्नाइटेड सैंपल ये इक्वल टू हो जाएगा 70.1 ग्राम तो ये है और 15 ग्राम ये है, यानी 85.1 ग्राम जो होगा ये मुझे इग्नाइटेड सैंपल का वेट मिल जाएगा। ठीक। अब हम यहाँ पर पता करते हैं कि 70.1 ग्राम Mn3O4 में कितना Mn होगा। तो चलो एक बात सोचो कि अगर आपको Mn3O4 बनाना हो तो कितने Mn चाहिए होंगे। तो आपने कहा कि सर मुझे 3 Mn चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको Mn3O4 बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो आपको कितने Mn चाहिए होंगे, तो आपने तुरंत बोला कि सर मुझे 3 Mn चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 इंटू हम यहाँ पर 54.9 कर दें, 3 इंटू हम यहाँ पर क्या कर दें 54.9 कर दें, तो ये वैल्यू जो है वो लगभग 164.7 ग्राम आ जाएगी। इधर Mn3O4 का वेट हमने पहले से ही निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 228.7 ग्राम आएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 228.7 ग्राम Mn3O4 में 164.7 ग्राम Mn होगा, तो 70.1 ग्राम Mn3O4 में कितना Mn होगा ये अभी हम कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा भाई सिंस 228.7 ग्राम Mn3O4 है कितना 164.7 ग्राम Mn, therefore 70.1 ग्राम Mn3O4 contains, तो ये हो जाएगा 164.7 इंटू 70.1 बाई 228.7। ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50.48 ग्राम। तो हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि 50.48 ग्राम जो होगा वो Mn हमको यहाँ पर मिल जाएगा, किसमें 70.1 ग्राम Mn3O4 में।
यानी कि ये जो हमको Mn3O4 मिला है 70.1 ग्राम, इसमें Mn जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 50.48 ग्राम। बस टोटल वेट कितना है सैंपल का, तो टोटल वेट है 85.1 ग्राम। Mn कितना है 50.48 ग्राम। चलो भैया परसेंटेज ऑफ Mn निकाल लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ Mn निकाला, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ Mn बाई वेट ऑफ इग्नाइटेड सैंपल इनटू हो जाएगा 100। Mn का वेट कितना आ रहा है, तो भाई 50.48 ग्राम आ रहा है। इग्नाइटेड सैंपल का वेट कितना आ रहा है, तो इसका 85.1 ग्राम आ रहा है, इनटू 100 कर देंगे और ये वैल्यू आपको मिलेगी 59.32%। यही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर्म MgCl2 AlCl3 एंड हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन देखिए, जब भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन लगे कि बड़ा है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, उसका स्कीमेटिक बना लेंगे, उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे और स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। तो एक रफ आइडिया आपके दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या आपको करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक अलॉय दिया गया एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का एक अलॉय लिया और इसका वेट कितना था, 1 ग्राम था। हमने मान लिया कि x ग्राम आपने इसमें एल्यूमिनियम लिया होगा, तो 1 माइनस x ग्राम जो होगा वो मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अच्छा कह रहा है व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl, आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट HCl में रिएक्शन कराया और डाइल्यूट HCl भी आपने एक्सेस में लिया। एक्सेस का मतलब ये कि पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, यानी कि सारा का सारा एल्यूमिनियम जो था वो रिएक्शन में भाग लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, सारा का सारा मैग्नीशियम जो है वो भी रिएक्शन कर लिया। तो क्या क्या बना रहा होगा, तो आपको देखिए समझ में आ रहा है कि ये बना रहा होगा AlCl3 बना रहा होगा, प्लस क्या बना रहा होगा, MgCl2 बना रहा होगा। चूँकि रिएक्टिव मेटल है तो इसलिए हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर निकलेगी। ठीक है ना। बोल भी रहा है क्वेश्चन कि द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, कह रहा द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन collected over mercury at 0 degree Celsius has a volume of 1.2 liter at 0.92 atmospheric pressure। क्या कह रहा है, ये जो हाइड्रोजन थी इसको क्या किया, मरकरी के ऊपर कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करने पर यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। प्रेशर जो हमको मिला है गैस का वो मिला है कितना, 0.92 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। और वॉल्यूम जो मिला है गैस का वो हमको मिला है 1.2 लीटर। तो आपसे कहा गया कि ये जो हाइड्रोजन थी इसको कलेक्ट किया गया और जब कलेक्ट किया गया तो टेम्परेचर उस समय रखा गया था 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर मिला 0.92 एटमॉस्फेयर और जो वॉल्यूम मिला हाइड्रोजन गैस का वो 1.2 लीटर मिला। कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ एलॉय, आपको एलॉय की कंपोजिशन बतानी है। इसका मतलब ये कि इस एलॉय में एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है ये बताना है, इसमें मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है ये बताना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिला जुला है, इसी तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब एक बार फिर से ज़रा समझो, आपने एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक एलॉय लिया जिसका वेट 1 ग्राम था और इस 1 ग्राम को आपने डाइल्यूट HCl के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराया, तो जितना भी एल्यूमिनियम था वो Cl3 में बदल गया, जितना मैग्नीशियम था वो उसने MgCl2 बना दिया और जो हाइड्रोजन था यहाँ पर HCl का हाइड्रोजन निकल गया। इस हाइड्रोजन गैस को आपने मरकरी के ऊपर कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के समय टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा, प्रेशर आपको मिला 1.192 एटमॉस्फेयर और जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो आपको 1.2 लीटर मिलता है। अब आपसे कह रहा है ये बताइए कि यहाँ पर कितने परसेंट यानी कितने ग्राम आपने एल्यूमिनियम लिया था। ठीक है ना, ग्राम में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में भी, और मैग्नीशियम आपने कितना लिया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इस हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे NTP पे कि अगर मान लो हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस हाइड्रोजन गैस को निकालते तो इसका वॉल्यूम हमको कितना मिलता। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास P1 जो दिया है वो दिया है 0.92 एटमॉस्फेयर, V1 जो दिया है वो 1.2 लीटर दिया है
और जो T1 है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी 273 केल्विन दिया है। अगर मैं इसको NTP पे कंपेयर करूं, ठीक है ना, तो NTP पे P2 जो होगा वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। V2 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि अगर यही कंडीशन होती तो वॉल्यूम आपको कितना मिल रहा होता, ठीक है ना। T2 जो होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होता है। ठीक, आप क्या करेंगे, गैसेस इक्वेशन लगाएंगे, गैस इक्वेशन लगाएंगे और P1V1 बाई T1 इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, P2V2 बाई T2 हो जाएगा। आपने P1 की वैल्यू रखी तो ये 0.92 हो गया, V1 की वैल्यू 1.2 हो गया, T1 273 हो गया, P2 आपका 1 एटमॉस्फेयर हो गया, V2 आपने कैलकुलेट करना है, T2 273 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये 273 कैंसिल आउट हो जाएगा। V2 की अगर हम बात करते हैं तो V2 हो जाएगा 0.92 इंटू 1.2 बाई आपका हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू आती है 1.04 लीटर। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो आपको NTP पर मिलेगी इस कंडीशन में वो आपको 1.104 लीटर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने NTP पे क्यों कैलकुलेट किया। देखिए NTP पे हम किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे उस 22.4 लीटर से कंपेयर करके यहाँ पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का वेट लाने का प्रयास करेंगे और उससे हम कंपेयर कर लेंगे कि कितना परसेंटेज ये आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलो भाई देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि भाई हमने यहाँ पर ये रिएक्शन कर ली। अब देखना, अब जरा अगर हम रिएक्शन करें Al की, एल्युमिनियम की, किसके साथ में, HCl के साथ, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, AlCl3 बनाएगा और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 HCl मैं ले रहा हूँ, चलो एक ही HCl ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 HCl, ठीक है ना। तो ये AlCl3 बनाएगा और प्लस 3/2 H2 मिलेगा। यहाँ पर 3/2 H2 जो होगा वो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। हम जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो इसके कितने मोल एल्यूमिनियम के लिए, हमने 1 मोल लिए। यहाँ पर हमको इसके गैस के कितने मिल रहे हैं मोल, तो 3/2 मोल मिल रहे हैं, ठीक है ना, 3/2 मोल मिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मोल का वेट कितना है, तो 27 ग्राम। देखो यहाँ पर एटॉमिक वेट इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट दिया है वो कितना दिया है, 27 ग्राम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 27 ग्राम अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितनी बनेगी, तो ज़रा देख लो। तो हाइड्रोजन जो है वो 3/2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है ना, 3/2 इंटू 22.4 लीटर। अब इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर समझते हो कि ये 11.2 आ जाएगा। जब 11.2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 तो 33.6 लीटर जो होगा वो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगी और ये 33.6 लीटर हमको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में हम मैग्नीशियम की, अच्छा अब ज़रा यहाँ पर कंपेयर कर लो, ज़रा देखना। तुमसे अगर मैं कहूँ कि इस रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो होगा क्या, 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म 33.6 लीटर हाइड्रोजन गैस। देयरफॉर मैंने कितना एल्यूमिनियम लिया था, तो x ग्राम लिया था। देयरफॉर x ग्राम एल्यूमिनियम जो होगा वो अगर रिएक्ट करेगा तो 33.6 इंटू x बाई क्या हो जाएगा, 27 लीटर हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये x ग्राम जो होगा, x ग्राम एल्यूमिनियम इस HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो हाइड्रोजन बनेगी वो हाइड्रोजन जो है वो 33.6 इंटू x बाई 27 लीटर होगी। कहाँ पे, एट NTP। हम यहाँ पर कंपेरिजन जो कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, NTP पे, तो ये एट NTP मिलेगा हमको, सही। मैग्नीशियम का जरा चेक कर लो। तो देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने करी किसके साथ में, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करने पर ये बन गया क्या, MgCl2 और प्लस क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, तो इसके 1 मोल हैं। यहाँ पर कितने मोल हैं, तो इसके भी 1 मोल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वेट कितना है, तो 24 ग्राम है। यहाँ पर वेट देखें तो 22.4 लीटर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 मोल का वेट जो होता है NTP पे कितना आता है, 22.4 लीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 24 ग्राम मैग्नीशियम जो होगा वो NTP पे बनाएगा कितना, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस।
तो हमने यहाँ पे फिर से वही वाली बात की, हमने कहा भाई 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म कितना 22.4 लीटर हाइड्रोजन एट NTP। देयरफॉर मेरे को मैग्नीशियम मैंने कितना लिया है, तो 1 - x ग्राम लिया है, तो 1 - x ग्राम मैग्नीशियम, ये अगर रिएक्शन करेगा तो कितना आएगा 22.4 इंटू 1 - x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 24। इतने लीटर हाइड्रोजन जो होगी वो एट NTP मिलेगी। अब आप जरा सोचिए कि NTP पे अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन का सम कर दूं तो वो दोनों हाइड्रोजन का सम जो होगा वो 1.104 लीटर के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक फिर से बात करूं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक काम ये किया कि ये जो आपको कंडीशन में मिली थी हाइड्रोजन गैस, इसको मैंने NTP पे पता कर लिया कि भाई NTP पे कितनी हाइड्रोजन गैस बनेगी इस कंडीशन में। तो आपको पता चल गया कि 1.104 लीटर हाइड्रोजन बनेगी NTP पे। क्यों किया हमने? इसीलिए किया क्योंकि हम इसको 22.4 लीटर से कंपेयर कर सकते हैं, इस वजह से हमने इसको किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि एल्युमिनियम का अलग से देखा कि कितनी हाइड्रोजन निकाल रहा होगा, तो एल्युमिनियम जो होगा NTP पे बनाएगा 33.6 इंटू x बाई 27 लीटर हाइड्रोजन। मैग्नीशियम कितना बना रहा होगा, तो इतनी बना रहा होगा। अब ये दोनों का सम अगर हम कर दें, इतनी हाइड्रोजन जो होगी वो NTP पे इतनी इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों का सम कर दिया, तो देयरफॉर मेरे पास क्या हो जाएगा 33.6 इंटू x बाई 27 और प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 22.4 1 - x बाई 24 और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 1.104। अब जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो 0.548 ग्राम आएगी। 0.548 ग्राम आएगी। इसका मतलब ये था कि एल्युमिनियम जो तुमने लिया है वो कितना लिया 0.548 ग्राम। ठीक है ना। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो 0.548 इंटू 100 बाई कितना लिया था 1 है ना, 1 ग्राम है टोटल, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 54.8% आ जाएगी। अच्छा मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम कितना था, तो 1 - x था। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 - 0.548 हो गया, तो ये वैल्यू आएगी 0.452 ग्राम। ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ये 45.2% आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.77 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ 5.77 ग्राम AgNO3। देखिए इस क्वेश्चन में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं कि डेटा में गिवन क्या है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो पहले तो कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको वेट ऑफ AgCl जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा इसका वेट हमसे पूछ रहा है। पहला तो मैंने ये बोल दिया, कह रहा है कि व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.77 ग्राम NaCl, यानी कि मेरे को दे दिया है वेट ऑफ NaCl और ये कितना दे दिया है 4.77 ग्राम इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ 5.77 ग्राम NaCl, यानी कि वेट ऑफ AgNO3 जो दिया हुआ है वो हमको दिया है कितना 5.77 ग्राम। ठीक, अब आप फिर से ज़रा देख लो। देखो तुम्हें क्या किया है कि वेट ऑफ AgCl बोल रहा है कब, जब NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। NaCl जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो तुमको समझ में आता है कि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। हमने यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी AgNO3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा NaCl और ये गिव्स AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा और प्लस बन जाएगा क्या NaNO3। देखो इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि इन क्वेश्चन में हमको सबका डेटा नहीं लेना है, हमको सिर्फ उनका डेटा लेना होता है जो डेटा दिया जाता है और जो डेटा पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मेरे को डेटा दिया गया है कि इसका NaCl का AgNO3 का और AgCl का डेटा पूछा है, तो हमको इसका मतलब ये हो गया कि NaNO3 से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इसका ना तो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, कुछ भी हम इसका नहीं लेंगे।
ठीक। तो चलो भाई यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जरा इस रिएक्शन को देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। Ag इसमें 1 है, इधर भी 1 है। NaNO3 यहाँ पर NO3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी NO3 है। Na 1 है और 1 यहाँ पर है, और Cl 1 है और Cl यहाँ पर भी 1 है। कितने, मैं अगर कहूँ कि कितने मोल यूज़ हुए तो तुम बोलोगे सर 1 मोल ऑफ AgNO3 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NaCl टू गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl एंड 1 मोल ऑफ NaNO3। ठीक। 1 मोल का वेट अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे मुझसे कह दिया जाए कि भाई आपको देखिए एक बात पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और मान लो मुझसे कह दिया जाए कि मोल 1 है, मोल 1 है, कोई कंपाउंड है उसका मोल 1 है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा या उसका वेट क्या होगा? तो तुमको समझ में आ रहा है कि अगर इसको हम 1 कर देंगे तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि यहाँ पर आप वेट को मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल लिख सकते हैं। कब? जब मोल जो होगा वो 1 होगा। तो भैया यहाँ पर मोल 1 है तो इसका वेट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। क्या ऐसे होगा? सिल्वर का कितना होता है एटॉमिक वेट? तो 108 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू कितना, 16 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 42 हो गया, बात समझिए, सॉरी 48 हो गया, और 48 के बाद में 452, ये 62 हो गया, और 108 यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 170 ग्राम, और इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पर ग्राम पर मोल लिख देंगे। NaCl की बात करिए तो Na का कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है ना भाई, आप लिखते क्या हो? Na का लिखते हो एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का कितना 35.5, नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का कितना 16, सिल्वर का कितना होता है 108। ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी आती है? तो ये वैल्यू आती है 58.5 ग्राम पर मोल। और क्या चाहिए? तो और भाई AgCl का भी डेटा चाहिए, क्योंकि उसी के बारे में पूछ रहा है। तो AgCl का जरा ले लो, तो कितना है? सिल्वर का कितना है 108, और प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 143.5 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ये सही हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कह रहा है क्या, अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें तो मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि भाई 170 ग्राम AgNO3 रिएक्ट विद 58.5 ग्राम ऑफ NaCl टू गिव्स 143.5 ग्राम AgCl। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 170 ग्राम जो है वो AgNO3 क्या कर रहा है, 58.5 ग्राम NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये 143.5 ग्राम जो है वो क्या दे रहा है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। हमको क्या दिया, ये दोनों डेटा दिए हैं, इसमें कोई ना कोई एक डेटा जो होता है वो एक्सेस में होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक केस जो लगता है वो लगता है लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजेंट का। यहाँ पर जो केस लगेगा वो किसका लगेगा, लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजेंट का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिटिंग एंड एक्सेस वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेरे पास लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। तो चलिए ऐसे हम इसको देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई 170 ग्राम AgNO3 रिएक्ट विद कितना 58.5 ग्राम NaCl। देयरफॉर मेरे को कितना AgNO3 दिया था 5.77 ग्राम। तो 5.77 ग्राम AgNO3 ये रिएक्ट हो जाएगा 58.5 ग्राम इंटू 5.77 ग्राम, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना 170 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा सॉल्व होने के बाद 1.98 ग्राम आएगा। यानी कि 1.98 ग्राम हमें NaCl चाहिए था 5.77 ग्राम AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के लिए। अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से देखूं तो AgNO3 अगर मैंने 5.77 ग्राम मुझे दिया गया है, तो इसके लिए मेरे को 1.98 ग्राम NaCl चाहिए था इस इक्वेशन के हिसाब से। बट मेरे को गिवन कितना है, तो गिवन है 4.77 ग्राम। देखो 4.77 ग्राम हमको NaCl दे दिया, चाहिए था 1.98 ग्राम और दे दिया 4.77 ग्राम। इसका मतलब क्या कि NaCl हमें ज़्यादा दे दिया। NaCl क्या किया, ज़्यादा दे दिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि NaCl जो होगा वो हो जाएगा क्या, एक्सेस रीजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका AgNO3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। तो ये केस जो होगा आपका LR ER वाला केस हो जाएगा।
तो अब AgNO3 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या, वो रिएजेंट जो कि आपको कम क्वांटिटी में दिया गया, यानी कि AgNO3 आपको यहाँ पर दे दिया गया और NaCl आप मिला रहे हैं, आप NaCl मिला रहे हैं, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, फिर आपने NaCl मिलाया AgCl बना, फिर NaCl मिलाया AgCl बना। भाई कब तक AgCl बनेगा, जब तक AgNO3 रहेगा। AgNO3 खत्म हो जाएगा, फिर आप NaCl मिलाते रहो, आपको यहाँ पर AgCl नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने AgNO3 बढ़ाया नहीं है, AgNO3 आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया है, और जब लिमिटेड अमाउंट में आपने लिया है, लिमिटेड अमाउंट में लिया है, तो फिर जैसे वो ख़त्म होगा वैसे प्रोडक्ट बनना ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो AgCl की क्वांटिटी है, जो AgCl का वेट आ रहा है, ये डिसाइड कौन करेगा कितना बनेगा, ये AgNO3 डिसाइड करेगा। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जैसी रिएक्शन में ख़त्म होता है वैसे ही प्रोडक्ट बनना भी ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैंने कहा क्या करूं, तुमने कहा कि सर एक काम करते हैं कि इस रिएक्शन से फिर से हम कंपेयर करते हैं। अब मेरे को AgCl का वेट निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि भाई इस रिएक्शन के हिसाब से 170 ग्राम AgNO3 फॉर्म कितना बना रहा है, 143.5 ग्राम AgCl। देखो भैया इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो 170 ग्राम AgNO3 जो होगा वो 143.5 ग्राम AgCl से बनेगा, ठीक है। देयरफॉर हमको दिया कितना है AgNO3, तो 5.77 ग्राम दिया है, तो 5.77 ग्राम AgNO3 फॉर्म, तो ये हो जाएगा 143.5 इंटू 5.77 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 170। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.87 ग्राम। तो तुमको समझ में आ रहा है कि AgCl का जो वेट बनेगा, जो AgCl का वेट बनेगा कब, जब तुम 5.77 ग्राम AgNO3 और इसमें 4.77 ग्राम NaCl मिलाओगे, तो जो AgCl का वेट बनेगा वो वेट आएगा 4.87 ग्राम, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।